हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विपिन धीमान में। तो शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो। जैसा कि आपको पता है कि हम 2020 का 346 XX सेट हमने शुरू किया है और नेक्स्ट जो से पहली वीडियो थी उसमें क्वेश्चन नंबर 4 हम पूरा कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या किरचॉफ के नियमों की सहायता से संतुलन की अवस्था में व्हीटस्टोन सेतु का सूत्र प्राप्त कीजिए। मैं करा चुका हूँ, इससे पहले आप वीडियोस देखेंगे जाके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। देखिए, अब जो पेपर आने शुरू होंगे उनमें प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे, तो वो मैं पहले करा चुका हूँ, तो उसको हम दोबारा से नहीं कराएंगे। ये सेम क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, विद्युत अनुनाद और आवर्ती के लिए व्यंजक, तो ये भी आप वहीं से करेंगे। इसका जो 5th क्वेश्चन है ये खगोलीय दूरदर्शी और इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र, ये भी इससे पहली वीडियो में मैं करा चुका हूँ। तो इस वाले क्वेश्चन के हमें ये 2 क्वेश्चन करने हैं और ये अथवा वाला करना है। तो इसका गै क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए जबकि प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा हो। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लेटें, जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनके बीच आंशिक रूप से परावैद्युत भरा है, तो हम मान लेते हैं कि ये समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें हैं और इन प्लेटों के बीच की दूरी d है और इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ रखा है, लेकिन हर जगह नहीं रखा है, ऐसे रखा है केवल कुछ हिस्से में। तो ये परावैद्युत पदार्थ जो रखा है हमने मान लिया इसका परावैद्युतांक k है और इसकी जो परावैद्युतांक है हमारा, इसकी जो थिकनेस है वो हमने मान ली t है, मतलब t मोटाई की एक पट्टी रखी है परावैद्युत की। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो परावैद्युत रखा है वो रखा है t जगह में, इसके बीच प्लेटों के बीच t स्थान पर, और बाकी जो स्थान है वायु कितनी जगह में है d-t, बाकी की जो ये इधर और इधर जो हमारे पास स्पेस है इसमें वायु है। अब परावैद्युत में जैसा कि होता है आप जानते हैं कि ये जो पहली प्लेट है इसको हमने आवेश के स्रोत से जोड़ दिया और जो दूसरी प्लेट है इसको हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और परावैद्युत के अंदर भी आवेश ध्रुवित हो जाएंगे। वो हमारा इस वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसका इसमें हमें वो नहीं बताना है, हमें सिर्फ इसकी धारिता का व्यंजक स्थापित करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पहले कि जो हमारा परावैद्युत है, पहले तो हम लिख देंगे कि माना एक संधारित्र है जिसकी प्लेटों के बीच की दूरी d है और प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का एक माध्यम रखा है। तो हम इसमें लिखेंगे अब कि भाई प्लेटों के बीच वायु में वैद्युत क्षेत्र। तो वायु में विद्युत क्षेत्र का सूत्र इसको मान लेते हैं E1। तो आप समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में जो विद्युत क्षेत्र है, गॉस की प्रमेय में आपने पढ़ा था कि दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र का सूत्र ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि प्लेटों के बीच वायु है तो नीचे एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा और सिग्मा की वैल्यू आप रख सकते हो Q अपॉन A, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी पहली समीकरण आ गई। इसके बाद आप बिल्कुल सेम ऐसे ही प्लेटों के बीच जो परावैद्युत रखा है उसमें विद्युत क्षेत्र का सूत्र लिख सकते हैं, इसको E2 मान लेंगे। ये होगा बेटा सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना आ जाएगा, सिग्मा की वैल्यू रखेंगे, ये समीकरण 2 आ गई। तो इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकाल सकते हैं। तो प्लेटों के बीच पहले तो लिखेंगे वायु में विभवांतर, इसको V1 लिख लेंगे। आप जानते हो कि विभवांतर का सूत्र होता है विद्युत क्षेत्र इनटू डिस्टेंस, ठीक है। ये आपको विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध पढ़ने को मिलेगा आपकी थ्योरी में, तो वहां पे सूत्र मिलेगा। तो इस सूत्र से यहाँ आप देखिए कि प्लेटों के बीच वायु में विद्युत क्षेत्र कितना है E1 और वायु कितनी दूरी में है d-t।
E1 इसका मान रख देते हैं तो कितना आएगा ये Q/A/0 इंटू D-T। ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। बिल्कुल इसी तरह से प्लेटों के बीच परावैद्युत में विभवांतर निकालेंगे V2 बराबर E2 इंटू, अब परावैद्युत कितनी दूर में है T, और इसकी वैल्यू रख देंगे हम E2 की। तो इसलिए कुल विभवांतर कितना हो जाएगा, तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा बेटा V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 करेंगे, आप जानते हैं, देखिए इन्हें V1 प्लस V2 करेंगे तो QA और एप्सिलॉन0, यहाँ पे आप देखेंगे तो दोनों में है QA और एप्सिलॉन0, QA और एप्सिलॉन0 दोनों में है, तो कॉमन आ जाएगा Q/एप्सिलॉन0 A कॉमन आ जाएगा। यहाँ बचेगा D-T और यहाँ बचेगा T/K। ठीक है, अब आप यहाँ पे धारिता लिख सकते हैं। धारिता का सूत्र होता है आवेश बटे विद्युत विभवांतर। आवेश बटे विद्युत विभवांतर, ये पूरा आ गया आपके पास समीकरण नंबर 5 से। इसकी वैल्यू रख देंगे, आप Q से Q को कैंसिल कर देंगे, एप्सिलॉन0 A ऊपर पहुंच जाएगा। तो सूत्र हमारा ये आ गया है। ये सूत्र आ गया हमारा, लेकिन कभी कभी इस सूत्र को थोड़ा सा चेंज करके भी लिखा जाता है। तो ये आ गई हमारी समीकरण नंबर कौन सी 6 आ गई। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये जो D है इसको अलग लिखेंगे, ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और फिर इसमें से और इसमें से -T कॉमन निकाल लेंगे, तो D और -T कॉमन आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा -1/K। तो आपको जो है ये वाला जो फॉर्मूला है ऐसे भी पढ़ने को मिल सकता है। तो ये हमारा विद्युत विभव, ये हमारा जो है विद्युत धारिता का सूत्र आ गया ऐसे संधारित्र के लिए जिसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत रखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, स्पष्ट करो। तो मैं बोल के बताता हूँ, आप लोग नोट कर लें। प्रतिचुंबकीय पदार्थ, पहले हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ की बात करते हैं। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर विपरीत दिशा में थोड़े से चुंबकित हो जाते हैं। तो इनकी परिभाषा क्या आएगी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं और किसी बड़ी चुंबक के सिरों के पास ले जाने पर थोड़े से प्रतिकर्षित होते हैं। तो इन्हें हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। इनके उदाहरण भी आप नोट कर सकते हैं। इनके जो उदाहरण है वो बिस्मिथ, कॉपर, जिंक, सिल्वर और गोल्ड, ये इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं। और इसके बाद बारी आती है अनुचुंबकीय पदार्थ की। तो इसकी परिभाषा आएगी कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही थोड़े से चुंबकित होते हैं और किसी बड़े चुंबक के समीप ले जाने पर थोड़े से आकर्षित होते हैं। इनका जो उदाहरण है मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन, इसके उदाहरण है। इसके बाद आती है बारी लोह चुंबकीय पदार्थ की। तो अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय पदार्थों में गुणों में थोड़ा सा अंतर है। सिर्फ ये अंतर है कि लोह चुंबकीय पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित होते हैं और किसी बड़ी चुंबक के समीप ले जाने पर तेजी से आकर्षित होते हैं। इसका उदाहरण लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण लोहा है, आयरन,
कोबाल्ट है, निकेल है। तो ये आप लिख देंगे, करीब 8 से 10 लाइन में आपका ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ये हम पहले करा चुके हैं तो इसको दोबारा नहीं कराएंगे। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हम देख लेते हैं कि क्या इसमें पूछा गया है। इसमें इसने कहा एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है जिसमें, अब मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ तो शीट हमें बदलनी होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि सूक्ष्मदर्शी है जिसमें 2 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिदर्शक लेंस लगा है। तो अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है, तो FO दिया हुआ है इसमें। ये 5वें क्वेश्चन का ऑप्शनल है। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी दे रखी है 2 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है अभिदर्शक लेंस तथा 6.25 सेंटीमीटर फोकस दूरी का नेत्रिका लेंस है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी दे रखी है 6.25 सेंटीमीटर। और फिर कह रहा है कि इन दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है वो दी हुई है इसने 15 सेंटीमीटर। दोनों लेंसों के बीच की दूरी जो होती है वो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है, जिसका फॉर्मूला होता है VO प्लस UE। सूक्ष्मदर्शी हम पढ़, ये क्वेश्चन किसका है? सूक्ष्मदर्शी का है। तो ये दे रखा है इसने 15 सेंटीमीटर। और इसके बाद इसने कहा है कि किसी वस्तु को अभिदर्शक से कितनी दूरी पर रखा जाए और अंतिम प्रतिबिंब बनने की स्थिति में आवर्धन क्षमता क्या होगी। मतलब एक तो इसने वस्तु की दूरी पूछी है UO, और एक इसने आवर्धन क्षमता पूछी है। हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं। अब UO ज्ञात करने के लिए हमें VO ज्ञात होना चाहिए, FO हमें पहले से पता है। तो इस वाले क्वेश्चन को अब हम पहले से कैरी करते हैं। अब आप क्योंकि सूत्र जानते हो, इसमें आपने सूत्र पढ़ा हुआ है। अब अगर ये निकालना है तो पहले UE निकाल लो। UE निकालने के लिए FE पता है पहले से। अब इसमें एक काम करते हैं, अंतिम प्रतिबिंब ये कह रहा है 25 सेंटीमीटर पे बनना है। तो सूक्ष्मदर्शी में आप जाके देखोगे तो जो आई लेंस होता है, आई लेंस से वस्तु भी इधर रखी होती है और प्रतिबिंब भी इधर ही बनता है। तो वस्तु की दूरी भी ये हो इधर की साइड ही होगी और प्रतिबिंब की दूरी भी, तो दोनों दूरियां नेगेटिव आप लोगे इसमें। तो इस केस में आप अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो फॉर्मूला क्या होता है देखिएगा आप। फॉर्मूला क्या होता है, आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, चलिएगा। फॉर्मूला आ जाएगा 1/V माइनस 1/U इक्वल टू 1/F। कौन से लेंस के लिए लगा रहे हैं आप? नेत्रिका लेंस के लिए। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो गया -1/25 माइनस माइनस प्लस का 1/UE इक्वल टू 1/6.25। इसको हल करेंगे तो 1/UE इज इक्वल टू 1/25, इधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/6.25। इसकी दशमलव हटा लो, 25 से काट दो आप, तो आ जाएगा 1/25 प्लस 4/25। इसको हल करेंगे 5/25, इसको हल करेंगे 1/5। तो यहाँ से UE आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये रख देंगे हम समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 कौन सी? ये है। तो इसमें रखेंगे तो क्या होगा देखेंगे आप, इसमें आ जाएगा ये VO प्लस 5 बराबर 15। यहाँ से VO आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो VO 10 सेंटीमीटर आ गया। अब आप UO निकाल सकते हैं, दोबारा सूत्र लगा दीजिएगा। अब क्या, इस बार जो सूत्र लगाएंगे वो अभिदर्शक लेंस के लिए लगा दो। अभिदर्शक लेंस के लिए सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र हो गया अभिदर्शक। अब इसी सूक्ष्मदर्शी में आप देखेंगे कि जो अभिदर्शक लेंस होता है उससे वस्तु तो इधर रखी होती है लेकिन प्रतिबिंब इधर बनता है। ये थ्योरी थोड़ा आप समझेंगे तभी आप पेपर हल कर पाएंगे, थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा इस केस में। तो दोनों की वैल्यू रखेंगे तो 1/VO तो पॉजिटिव हो गया, माइनस माइनस प्लस V1/UO इज इक्वल टू 1/FO। FO कितना दिया है? 2, और VO का मान भी आप रख दो, 10 दे रखा है, 10 हल कर लिया हमने, है ना। तो इसको हल करेंगे तो 1/UO इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/10, 1/2 माइनस 1/10। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आप देख लीजिएगा इसे। इसको सोल्व कर लेंगे, 10 LCM आ गया, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 4/10, तो UO कितना आ गया 10/4।
दैट मीन्स 2.25। इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5, ये आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको निकालनी है इसकी आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता का सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है उसका सूत्र लगा देंगे, VO अपॉन UO इंटू 1 प्लस D अपॉन FE, ये फॉर्मूला होता है। तो VO अपॉन UO, VO कितना है, इसमें VO की वैल्यू रख देते हैं, VO है 10 अपॉन 2.5 इंटू 1 प्लस D 25 होता है, अपॉन FE है 6.25। इसमें फिर से दशमलव हटा लो, तो दशमलव हट गई इसकी, इसको काट दो 25 से, इसको काट दो, और बाहर भी दशमलव हटा लो, तो बाहर कितना हो गया 25 से इसको काट दो, बाहर आ गया 4, और 4 और 1 ब्रैकेट के अंदर आ गया 5, इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का है। तो 5 का अथवा। अब आप ये देखिए कि ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, और वैसे 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से इसमें काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसके लिए हम शीट बदल लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है प्रकाश के ध्रुवण से क्या तात्पर्य है। पहली बात तो क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश का ध्रुवण, तो ध्रुवण की परिभाषा आप दे देंगे कि प्रकृति में कुछ ऐसे क्रिस्टल, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो नॉर्मल प्रकाश को, नॉर्मल प्रकाश मतलब ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत वेक्टर, प्रकाश का जो वेक्टर है या प्रकाश के जो कंपन है वो हर एक दिशा में हो, ये कहलाता है अध्रुवित प्रकाश। तो कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं कि जब उनमें से अध्रुवित प्रकाश गुजरता है तो उसके अध्रुवित प्रकाश के जो कंपन होते हैं वो किसी एक दिशा में निश्चित हो जाते हैं, मतलब किसी एक दिशा में फिक्स हो जाते हैं। जैसे देखो कौन सा क्रिस्टल है, इस तरह का एक क्रिस्टल आता है इसमें टूरमेलिन, टूरमेलिन। तो टूरमेलिन के क्रिस्टल से जब प्रकाश गुजरता है तो टूरमेलिन के क्रिस्टल में अपनी एक प्रकाशीय कक्ष होती है। जैसे ये मैंने जो बीच में लाइन खींची है अक्ष है, तो ये जो प्रकाश आ रहा है इसके कंपन हर एक दिशा में है, तो जो कंपन इस वाली लाइन में होंगे केवल वो पार हो पाएंगे, बाकी सबको ये ब्लॉक कर देगा। तो ये जो इधर प्रकाश मिलेगा इसको कहते हैं ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। तो ये घटना कहलाती है प्रकाश का ध्रुवण। तो अगर परिभाषा देने पाए तो परिभाषा ये बनेगी कि जब यदि अध्रुवित प्रकाश के कंपन किसी एक ही दिशा में सीमित कर दिए जाएं तो इस प्रकार प्राप्त होने वाला प्रकाश ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। अब ये क्वेश्चन इसने ये दिया है कि प्रकाश के ध्रुवण में अब 2 पोलरॉइड कह रहा है, ए और बी है, और वो एक दूसरे के लंबवत हैं। ये मान लेते हैं पोलरॉइड ए है, ठीक है, और दूसरी पोलरॉइड कौन सी है, बी है। ये पोलरॉइड मान लेते हैं बी है। पोलरॉइड भी जैसे टूरमेलिन क्रिस्टल है ऐसे ही पोलरॉइड होता है, क्वेश्चन पहले भी आया था इसका। पोलरॉइड से भी ये काम कर सकते हैं हम कि प्रकाश को ध्रुवित कर सकते हैं। अब ये एक दूसरे के लंबवत है, लंबवत आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइनें मैंने ऐसे खींची है, ऐसे खींची है, दोनों एक दूसरे के लंबवत है। अब ये पूछ रहा है कि इनके दोनों के बीच एक तीसरा क्रिस्टल रखना है, उसको कैसे रखें, उसको किस कोण पे रखें। तो तीसरा क्रिस्टल मान लेते हैं ऐसे रखा है, तीसरे क्रिस्टल के जो ये सी क्रिस्टल है इसके अक्ष ऐसे हैं। तो ये पूछ रहा है कि तीसरा जो क्रिस्टल पोलरॉइड है उसको कैसे रखा जाए कि बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता ए पर आपतित अध्रुवित प्रकाश की तीव्रता की 1/32 हो जाए। मतलब यहाँ पे जो प्रकाश आ रहा है मान लो I0 तीव्रता का आ रहा है, तो ये कह रहा है कि ये बीच में जो सी रखा है इसको रखने से यहाँ पे जो तीव्रता हमें प्राप्त हो रही है वो कितनी हो जाए, I0/32 हो जाए। तो पूछ रहा है कैसे रखना चाहिए। तो अब आप ये देखिए, इसमें पहली बात तो जब ये प्रकाश अध्रुवित प्रकाश कह रहा है कि अध्रुवित प्रकाश को हम भेज रहे हैं, अध्रुवित प्रकाश जब किसी पोलरॉइड से गुजरता है तो सीधी बात है अध्रुवित प्रकाश जैसे ही किसी पोलरॉइड से गुजरता है तो उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अध्रुवित प्रकाश किसी पोलरॉइड से गुजरेगा तो उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। आप इसमें लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हम कि अध्रुवित प्रकाश यहाँ से निकला तो तीव्रता आधी होगी, हम लिखेंगे यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं कि अध्रुवित प्रकाश जब किसी पोलरॉइड से निकलता है तो उसकी तीव्रता आधी हो जाती है। ये कैसे पता चलता है हमें, ये एक मेलस का नियम है उससे पता चलता है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ आपको लिख देंगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। मेलस का नियम क्या है भाई, मेलस का नियम ये कहता है I = I0
कोस स्क्वायर थीटा। मतलब कहने का यह है कि अगर प्रकाश कहीं से I0 तीव्रता का प्रकाश किसी पोलरॉइड पे आ रहा है तो निकलने वाला प्रकाश कितना होगा, ये निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता I0 कोस स्क्वायर थीटा। चलिएगा अब जरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये वाला जो पोलरॉइड है इससे जो इसका एंगल है वो कितना है, मान लेते हैं थीटा है। अब आप ये देख सकते हैं कि इसका जो एंगल है ये कितने एंगल पे इससे 90 डिग्री, ये किसका अक्ष हो गया, ए का। अगर यहाँ मैं बी का अक्ष बनाऊं तो ये बी का अक्ष हो गया। अब आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक इसके अक्ष से कोण कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो सी ए से कितना कोण बना रहा है, थीटा, और सी बी से कितना कोण बना रहा है, 90 माइनस थीटा। अब मान लो आप सी से जो प्रकाश निकला उसकी तीव्रता है आई डैश, ठीक है, और जो इससे बाहर प्रकाश निकला इसकी तीव्रता है आई डबल डैश। ये लास्ट में जाके हम आई डबल डैश की वैल्यू रखेंगे I0.32, लेकिन अभी देख लेते हैं इसको। अब लिखेंगे सी से निर्गत प्रकाश, तो सी से जो निकलने वाला प्रकाश होगा, सी से मेलस का नियम लगा देंगे उसमें। तो क्या होगा, मेलस के नियम के हिसाब से आई डैश इज इक्वल टू आपतित प्रकाश की तीव्रता कितनी थी इस पे, I0/2 इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और फिर लिखेंगे बी से निर्गत प्रकाश। अब बी से कितना प्रकाश निकल रहा है, आई डबल डैश, और इस पे आपतित कितना है, आई डैश कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब आप आई डबल डैश की वैल्यू रख दीजिए, कितना है ये दे रखा है क्वेश्चन में, I0/32, ठीक है, इक्वल टू आई डैश की वैल्यू ये लिखिए, ये रख दीजिए आप I0/2 कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना है यहाँ पे कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। सोल्व करेंगे I0 से I0 कैंसिल, 2 से 32 कैंसिल, 16 आ जाएगा। तो ये आ गया 1/16 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/16 इज इक्वल टू कोस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि ये इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर है। अब यहाँ आप दोनों तरफ का वर्गमूल ले लीजिए, तो आप वर्गमूल लोगे तो क्या होगा, इधर बचेगा 1/4 इज इक्वल टू, इधर क्या बचेगा कोस थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। अब आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इधर की साइड में कितना है 1/4, और ये ऊपर बन गया 2 कोस थीटा साइन थीटा, ये बन जाएगा साइन 2 थीटा अपॉन 2। इस 2 से ये फिर कैंसिल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, और साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 होती है वैल्यू साइन 30 की, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का, जो हमारा मेन क्वेश्चन है 6 वो हो गया। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।